हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकेंड ईयर में हम अपने पेपर थर्ड में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है जल का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन तो क्या है कि जो सामान्य पौधे होते हैं वो भूमि से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है जल का अवशोषण, उसमें हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर यानी भूमि जल। तो भूमि जल क्या होता है कि वर्षा के बाद जो जल होता है, यानी सॉइल वाटर जो हमारा है वो क्या है, यानी वर्षा के बाद जो जल हमारा जो है जल भूमि की सतह पर बहकर दूर चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भगोड़ा जल। यानी वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद जो जल था वो भूमि की सतह पर बहकर दूर कहीं निकल गया, तो वो जल हमारा क्या कहलाता है, भगोड़ा जल। और जल की कुछ मात्रा जो होती है वो क्या करती है, भूमि के भीतर क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, यानी उसमें समा जाती है और समाकर नीचे चली जाती है। वह पौधों के अवशोषण के लिए जो है उपलब्ध नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षित जल। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए कि भगोड़ा जल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षित जल क्या होता है, तो आपको पता है कि वर्षा हुई, वर्षा के साथ जो जल भूमि की सतह पर रहकर दूर निकल गया वो क्या होगा, भगोड़ा जल। और जो उसमें समाहित रह गया लेकिन पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षित जल। अब जल की कुछ मात्रा ऐसी भी होती हैं जो मृदा के कणों के मध्य में पाई जाने वाली जो रिक्त नलिकाएं होती हैं, उन रिक्त नलिकाओं में वो उपस्थित होती हैं। इसे हम कोशिका रस कहते हैं, यानी कैपिलरी वाटर, कोशिका जल कहते हैं। और केवल जल का यही यही भाग, हम कह सकते हैं जल का यही भाग पौधों को अवशोषण के लिए उपयुक्त होता है। और जो जल का शेष कुछ भाग होता है वो मृदा के कणों के चारों ओर एक परत के रूप में रहता है। तो जो मृदा के कणों के चारों ओर एक परत के रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्द्रता शोषी जल, यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो उसका कुछ भाग को हमने कहा आर्द्रता शोषी जल, और जो कुछ भाग होगा, जो उसका अंतिम भाग होगा, शेष भाग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक रूप से वो कैसा होता है, संयुक्त होता है। अब ये तो था भूमि जल यानी सॉइल वाटर, कि सॉइल वाटर में हमारा भगोड़ा जल कौन सा होता है और हमारा गुरुत्वाकर्षित जल कौन सा होता है और हमारा कोशिका जल कौन सा होता है। तो ये तो पढ़ा हमने किसने, सॉइल वाटर में। अब हम पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी जल अवशोषण, यानी जल को अवशोषण करने वाले पादप के भाग। अब देखिए, जो पौधे होते हैं तो पौधों में क्या होता है कि जो उसके मूल रूप होते हैं, यानी पौधे मूल रूप से जड़ के द्वारा जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और इसलिए उसका जो नाम पादप रखा गया है। जल का अवशोषण मूल के अंतिम भाग में होता है। आप देखिए, जो रूट टिप होती है तो रूट टिप के 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं। जैसे एक भाग होता है कोशिका विभाजन का भाग, दूसरा भाग होता है दैर्घ्य वृद्धि का भाग, और तीसरा होता है अवकलन का भाग। तो ये कुछ भाग हैं किसके, रूट टिप के। अब अगर हम रूट हेयर की बात करें या मूल रोम की बात करें तो ये समझ लीजिए कि प्रत्येक जो जड़ होती है उस जड़ में मूल रोम क्या होते हैं, अनगिनत संख्या में पाए जाते हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि जड़ में मूल रोमों की संख्या क्या होती है, तो ये समझ लीजिए जड़ में मूल रोमों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अनगिनत होते हैं। मूल रोम
आशाखित होते हैं, बहुत पतले होते हैं, कोमल भाग के समान एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम में बाह्य त्वचा की कोशिका के दीर्घीकरण से बनती है। तो ये सब किसका है? जल अवशोषण करने वाले पादप का भाग होता है, यानी रूट हेयर। आप देखिए, आप रूट हेयर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर, यानी मैकेनिज्म ऑफ वाटर में हम क्या जानेंगे? मैकेनिज्म ऑफ वाटर में जानेंगे कि जल अवशोषण की जो क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, जल अवशोषण की जो भी क्रिया विधि है वो मुख्य दो भागों में होती है, दो प्रकार से होती है। वो कौन सी है? एक आपकी होती है एक्टिव और दूसरी आपकी कौन सी होती है? पैसिव। यानी एक्टिव क्या होता है? सक्रिय, यानी सक्रिय अवशोषण को हम क्या कहते हैं? एक्टिव। और जो पैसिव होता है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि सक्रिय क्या होता है और निष्क्रिय क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे किसके? एक्टिव, यानी जो सक्रिय होता है। तो सक्रिय में क्या होता है कि देखिए, जब जल का अवशोषण रूट हेयर की स्वतः क्रिया द्वारा होता है, यानी जब जल, फिर से सुन लीजिए, जब जल का जो अवशोषण होता है तो वो रूट हेयर की स्वतः क्रिया के द्वारा होता है, जो कैसी होती है? सक्रिय अवशोषण होती है। अब सक्रिय अवशोषण के विषय में हम बात करें तो ये क्या होती है? इसमें ऑस्मोटिक थ्योरी दी गई थी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या था कि पौधों में जो जल होता है तो पौधों में जल अवशोषण समान परासरण तंत्र की क्रियाविधि द्वारा संभव होता है। भूमि पर जो जल होता है, यानी भूमि जल तथा कोशारस के बीच परासरण दाब के अंतर पाए जाने के कारण मूल रोमों में जल प्रवेश करता है। समझ गए? अब देखिए, ये तो हमारा था क्या? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोटिक थ्योरी। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने रूप होते हैं, तो याद रखिएगा 2 रूप होते हैं, एक्टिव और पैसिव, यानी सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। और जो सक्रिय होता है यानी जो एक्टिव होता है उसमें हमारी कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं। वो थ्योरीज कौन सी हैं? एक तो है ऑस्मोटिक और एक हमारी होती है नॉन ऑस्मोटिक। तो पहले हमने थोड़ा सा जाना ऑस्मोटिक के बारे में, अब हम जानेंगे नॉन ऑस्मोटिक क्या होती है। तो नॉन ऑस्मोटिक में क्या होती है कि जो पौधों में जल के अवशोषण में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का प्रवेश होता है, लेकिन जल का अवशोषण सक्रिय ही माना जाता है। और जो थीमैन थे उन्होंने 1951 में इस बात का समर्थन भी किया था कि जल के अवशोषण में ऊर्जा का प्रयोग होता है। कई प्रमाण भी दिए गए, जिसमें से एक हम कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है यानी O2 है, तो O2 रहित भूमि जल की दशा और अवशोषण सही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जल का जो अवशोषण होता है वो जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ये मत थे किसके? नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर के। समझ गए? अब ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में एक्टिव यानी सक्रिय। अब हम पढ़ेंगे निष्क्रिय के बारे में, यानी निष्क्रिय क्या होता है। अब ये समझ लीजिए कि जैसे जल होता है तो जल का अवशोषण क्या होता है? पौधों के वायवीय अंगों में होता है, तेज वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। और जल की कोशिकाएं इस क्रिया में कैसी होती हैं? निष्क्रिय होती हैं, यानी वो सक्रिय नहीं होती। और इसमें जो मीजोफिल्स होते हैं, यानी मीजोफिल्स जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू की कोशिकाओं में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसमें विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है।
ये भी आपसे क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं कि मीजोफिल्स जो टिश्यू होते हैं उनकी कोशिकाओं में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो विसरण दाब की न्यूनता घटती है या बढ़ जाती है। तो याद रखेगा, न्यूनतम दाब की जो दाब होता है न्यूनता बढ़ जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो मीसोफिल्स कोशिकाएं हैं वो समीपवर्ती कोशिकाओं से जल को अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं खींच लेती हैं, उसको अपने पास खींच लेती हैं। और आसपास कोशिकाओं में विसरण दाब की न्यूनता क्या होती है, बढ़ ही जाती है खींचने पे। अब जिसकी संतुलित करने के लिए जल की पत्तियों में जो जाइलम वाहिकाओं से इसे जाना पड़ता है, और पत्तियों के जाइलम रस में इस प्रकार का तनाव हो जाता है कि इसका प्रभाव तने के जाइलम से होता हुआ जड़ों के जाइलम रस तक पहुंचता है। तो ये हमारा क्या था, पैसिव यानी निष्क्रिय अवशोषण। अब देखिए, अब इसी में अगर हम बात करें, अब हमने देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखा, सॉइल वाटर देखा, वाटर एब्जॉर्प्शन देखा कि पार्ट्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन देखा। और मैकेनिज्म में मैंने आपको क्या बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अब देखिए, इसी में कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। कुछ डिफरेंस भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है कि जल का जो अवशोषण होता है वो जड़ मूल रोम की क्रियाशीलता के कारण होता है। और अगर यही निष्क्रिय में कहेंगे तो जल का अवशोषण कैसे होता है, पौधों के ऊपरी वायवीय भागों जैसे कि पत्ती आदि की क्रियाशीलता के कारण होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जल का अवशोषण परासरण अथवा अपरासरण क्रियाओं के द्वारा होता है, एक्टिव। और अगर इसी को हम निष्क्रिय में देखें तो हम कहेंगे कि जल का जो अवशोषण होता है वो वायवीय भागों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। ये तो दो अंतर हुए। अब हम एक और अंतर देखते हैं कि जो मूल रोम होते एक्टिव में मूल रोमों में विसरण दाब न्यूनता भूमि जल से उच्च का होता है, इसी कारण जल का उसमें अवशोषण होता है। लेकिन अगर निष्क्रिय में देखें तो जाइलम रस में वाष्पोत्सर्जन तनाव पैदा होने के कारण भूमि जल अवशोषित हो जाता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस भी थे। एक और कह सकते हैं एक्टिव में कि इसके कारण जड़ों में मूल दाब उत्पन्न होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें इस क्रिया में मूल दाब सही उत्पन्न होता है, यानी इसमें मूल दाब पाया जाता है और इसमें मूल दाब नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे एक्टिव और पैसिव के। तो आज हमने अपने बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में पढ़ा चैप्टर सेकेंड में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल का अवशोषण किस प्रकार से पौधों में होता है, जिसमें हमने सॉइल वाटर जाना, वाटर एब्जॉर्प्शन पार्ट्स ऑफ प्लांट जाना, मैकेनिज्म जानी कि कितने प्रकार की कितने रूप होते हैं, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, और एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, और एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। तो आई होप आज का ये चैप्टर में जो टॉपिक है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।